नमस्कार। तो सब तैयार हैं क्लास 10th हिस्ट्री के एक कह सकते हैं सबसे मुश्किल चैप्टर के लिए। आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की। और हाँ, सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि कुछ असली एग्जाम के सवालों से खुद को टेस्ट भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, सीधी चुनौती। और सुनिए, ये सवाल सीधे बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर से उठाया गया है। क्या लगता है, दे पाएंगे इसका जवाब? थोड़ा सोचिए। और ये लीजिए दूसरा सवाल। थोड़ा एग्जाम वाला प्रेशर फील हो रहा है? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर जवाब एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता है, इन सारे सवालों का जवाब वो सिर्फ एक बड़े और पावरफुल आइडिया को समझने में छिपा है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले हमें उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा जिस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। राष्ट्रवाद बहुत भारी शब्द लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा साधा है, देश प्रेम। बस ये एक फीलिंग है, एक एहसास जो किसी देश में रहने वाले सब लोगों को एक साथ जोड़ता है। अपने देश से प्यार और अपनेपन का भाव, बस यही है राष्ट्रवाद। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। मतलब माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। ये जो लाइन है ना, ये उस गहरे इमोशनल कनेक्शन को दिखाती है जो लोग अपने देश के साथ महसूस करते हैं। और सच पूछिए तो यही तो राष्ट्रवाद का असली मतलब है। तो अब सवाल ये है कि देश प्रेम की ये इतनी पावरफुल फीलिंग, क्या ये हमेशा से थी? नहीं, ये रातों रात नहीं आई। इसकी चिंगारी कह सकते हैं एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट से भड़की थी। ये वाला हिस्सा तो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए जरा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे पूरी दुनिया ही बदल दी। मतलब क्रांति से पहले लोग क्या थे? राजा की प्रजा, सब्जेक्ट। लेकिन क्रांति के बाद वो बन गए अपने देश के नागरिक, सिटीजन। सारी पावर राजा के हाथ से निकलकर सीधे जनता के हाथ में आ गए। कितना बड़ा बदलाव था ये। तो ये जो साल है ना, 1789, इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलिए, क्योंकि इससे पहले लोगों की वफादारी किसी देश या राष्ट्र के लिए नहीं होती थी। वो तो बस अपने राजा के प्रति वफादार होते थे। तो हुआ ये कि जो अत्याचारी राजा था, किंग लुई द 16th, उसके खिलाफ ये जो क्रांति हुई, इसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। इसने सबको दिखा दिया कि देखो, आम लोग, आम नागरिक भी अगर एक साथ आ जाएं तो वो राजशाही को खत्म कर सकते हैं और अपना खुद का देश, अपना राष्ट्र बना सकते हैं। तो अब फ्रांस में ये जो आइडिया पैदा हुआ, इसे पावरफुल नेताओं ने हाथों हाथ लिया और इसी विचार को जमीन पर उतारकर उन्होंने मॉडर्न यूरोप के देशों को बनाया। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अपनी टेक्स्ट बुक में भी इन हीरोज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जैसे कि गैरिबाल्डी, जो इटली को एक करने वाले हीरो माने जाते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के इस आइडिया को सिर्फ किताबों की बात नहीं रहने दिया, बल्कि उसे हकीकत में बदल कर दिखाया। तो यहाँ हमारे सामने हैं यूरोप के 3 बड़े नेशन बिल्डर्स। पहले नेपोलियन, जिसने जाने अनजाने में जर्मन राज्यों को एक साथ ला दिया। फिर गैरिबाल्डी, जिन्होंने इटली को एक करने की लड़ाई लड़ी। और फिर आते हैं सबसे अहम, ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने जर्मनी को एक करने के लिए बातों से ज्यादा अपनी सेना पर भरोसा किया, और इसी को उनकी फेमस ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लौह की नीति कहा गया। तो ठीक है, अब जब हम ये सारी बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं अपनी उस पहली चुनौती पर। याद है वो सवाल? अब ये सवाल थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना? बिल्कुल। अब हमें पता है कि सही जवाब है बिस्मार्क। उनकी रक्त और लॉ पॉलिसी का मतलब यही था कि डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि जंग और फौज की ताकत से जर्मनी को एक देश बनाया जाएगा। और अब वो दूसरा सवाल। चलिए इस पहेली के आखिरी टुकड़े को भी जगह पर लगाते हैं। और इसका जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने ही जर्मन बोलने वाले सारे इलाकों को पहली बार राइन संघ या कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन के नाम से एक साथ जोड़ा था। और उनके इसी एक कदम ने भले ही अनजाने में जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाल दी। तो देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ 19वीं सदी का कोई पुराना आइडिया नहीं था। इसने उस दुनिया को बनाया है जिसमें आज हम रहते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के ज़माने में किसी एक देश का, एक राष्ट्र का नागरिक होने का असली मतलब क्या है। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।